केमिस्ट्री में स्पेशली फर्स्ट चैप्टर शुरू में ऐसा लगेगा क्या है, बेसिक सा ही है यार, ये तो आ रहा है समझ में। सबसे पहली बात आती है मैटर। आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में भी। मैटर करता है केमिस्ट्री। मैटर और सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मैटर डिवाइड होता है बच्चे दो में, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। दिस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम। की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? So today we will start class 11th chemistry. Okay, so 11th chemistry में first chapter है हमारा some basic concept of chemistry. Is it clear? तो हमने 10th क्लियर कर लिया है, 11th में आ गए हैं, बड़ा मानने लग गए हैं अपने आप को, लेकिन अभी लगेंगे झटके थोड़े से। ठीक है, क्यों लगेंगे बच्चे? क्योंकि अभी तक हम एक बेसिक साइंस पढ़ रहे थे, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत अलग तरीके से चलेगी। बायोलॉजी और मैथ्स वॉट एवर यू विल टेक। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। केमिस्ट्री में स्पेशली फर्स्ट चैप्टर शुरू में ऐसा लगेगा क्या है, बेसिक सा ही है यार, ये तो आ रहा है समझ में। मोल कॉन्सेप्ट आते आते लगेगा ये क्या हो गया, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के 9th में पहले मोल कॉन्सेप्ट था बेटा, तो 11th में आते आते हम फैमिलियर हो जाते थे। बट ड्यू टू आई डोंट नो व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है टॉपिक को 9th क्लास से, तो मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है क्लास 11th में डायरेक्ट। ओके, तो नीड नॉट टू वरी, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और बेटा ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, जैसा कि नाम है ना, नाम भी यही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमें हर एक चीज़ को माइंड में रखना है आगे फर्दर केमिस्ट्री पढ़ने के। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हर एक टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्या समझाना चाह रहा है। अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, तो ऐसा मत समझना अरे ये तो क्या है, इस पे क्या है, बट वो बेस क्लियर करेगा, इसलिए प्लीज़ ट्राई टू लिसन, समझो उस चीज़ को। एनसीईआरटी के पेजेस पढ़ो, ऐसा मत करना शुरू के पेजेस स्किप ही कर दो कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, उससे सीखोगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्या यूनिट होती है किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की, हर चीज़ अभी आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो सबसे पहली बात आती है मैटर। आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में भी। मैटर करता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मैटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ये मान लो आप केमिस्ट्री जो है मैटर के लिए ही है, मैटर से ही है सारी केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है पता है ना, ये तो साइंस डिवाइड होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तो आपको पता ही है, अब तक इतने भी छोटे नहीं हो तुम लोग। ठीक है, सो केमिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज बच्चे जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसमें कुछ मास है कुछ वॉल्यूम है, जैसे मैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो अ मैटर, आप भी एक मैटर हो। चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो, दैट चेयर इज ऑल्सो अ मैटर, टेबल मैटर, दिस बोर्ड, एवरीथिंग इज मैटर। Is it clear? Which contain what? Which occupies space and contain mass and volume. Any doubt? Okay. That matter is consist of very small particles, and these particles are atoms or molecules. Okay? बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम एटम्स मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मैटर की बात करते हैं, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अच्छा, बात आई मैम ये केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि क्या बताती है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की कैसे प्रिपरेशन करी जाती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे उसकी रिएक्शन होती है, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री। ओके ओके, so matter is subdivided into two। बता सकते हो क्या है? सोचो सोचो, 9th में पढ़ के आए हो बच्चों, फ्लो चार्ट बिल्कुल आप लोग, है ना। तो
मैटर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज, अच्छा मैटर को सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक मिनट, इसका कलर चेंज करते हैं अपन, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, बोर हो जाएंगे नहीं तो, है ना। तो मैटर और सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मैटर को दो में डिवाइड करते हैं हम, प्योर एंड इम्प्योर, ये सब चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है एक बेसिक चीज अगेन, क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है बेसिकली मतलब छोटे बच्चे का मतलब 6th-7th वाले से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि मैम देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट आर दीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो वही चीजें हम फ्रॉम द बेसिक से हम चल रहे हैं हायर क्लास तक, ठीक है। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर में आती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मेनली दीज आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन है, तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है, पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। ओके, बहुत बेसिक चीजें हैं। सॉलिड का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, पार्टिकल्स का सॉलिड में, लिक्विड में इस तरीके से, और गैस का इसमें। अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, सॉलिड की शेप कैसी होती है, डेफिनेट होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है, डिफाइंड शेप होती है। लिक्विड में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में आप उसे डालोगे वही शेप लिक्विड ले लेगा। गैस, नो डेफिनेट शेप, किसी भी कंटेनर में डालो वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। आप एक रूम में गैस को रिलीज करो, आप एक बॉटल में डालो, किस में भी डालो, पूरे पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके, वॉल्यूम, सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी ऑफ कोर्स, 1 लीटर दूध लेके आना मम्मी बोलती है ना, तो हमेशा एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस, नो डेफिनेट वॉल्यूम, व्हाई, ये जिस भी कंटेनर में जा रही है उसको पूरा कंप्लीटली फिल कर रही है बच्चे, तो हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं बट नॉट डेफिनेट, कुछ फिक्स नहीं है वॉल्यूम, जिस कंटेनर में डालेंगे वैसा ही वॉल्यूम हो, ठीक है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी, ये सॉलिड है, इसको मैं कंप्रेस कर रही हूं, नहीं होगा, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल। इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, दैट मीन्स सॉलिड में बहुत कम, वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, लिक्विड में इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ होती है, गैसेस। नाउ फ्लो की बात करते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, लेकिन गैसेस तो इतनी तेज फ्लो करते हैं कि पूरी जगह फैल जाते हैं, ठीक है, इनको कितना ही स्पेस दे दो ये सब जगह फैल जाते हैं। आ गई बात समझ में, जैसे आप देखते हो स्मेल ऑफ परफ्यूम, हाँ, अगर आप क्या करोगे, रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे करोगे तो वो पूरी फैल जाएगी। अगर आप इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को बर्न करते हो, लिट करते हो, तो क्या होगा, उसकी स्मेल पूरी जगह फैल जाएगी, बिकॉज वो सब क्या है बेटा, गैसेस। उनकी स्मेल कहाँ है, गैस में, गैस क्या है, एयर में प्रेजेंट है, इसलिए वो जल्दी से मिक्स हो जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं फ्लो का, हम एक नया वर्ड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नया नहीं है, 9th में आपने पढ़ा है, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, पार्टिकल्स अपने आप जो मिक्स हो जाते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मैक्सिमम किस में होगा, गैस में, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। क्लियर है यहां तक, एकदम बेसिक टेबल है, बेसिक चीजें हैं जो आप लोग पहले पढ़ के आए हो। ओके ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेसिकली 3 टाइप्स की स्टेट्स ऑफ मैटर है, उन्हीं को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं। सी बच्चों, इसके लिए हमेशा माइंड में, जैसे मैं भी जब छोटी थी तो मैं माइंड में क्या रखती थी, पानी, आइस, है ना, वाटर की 3 फॉर्म होती है, पता होगा ये तो सबको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यू नो ऑल दीज 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। ओके, उसको माइंड में रखो।
आइस को मेल्ट कर रहे हैं तभी तो पानी बनता है। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग। ठीक है, हमने क्या किया, वाटर को बॉईल किया और वो किस में चेंज हो गया, स्टीम में चेंज हो गया। तो हमने यहाँ क्या किया, बॉइलिंग। वो जो स्टीम थी उसके ऊपर प्लेट रख दी, बॉईल हो रहा था, मैंने प्लेट रख दी। आप क्या देखोगे, सारी स्टीम कंडेंस हो गया, अगेन किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। इस लिक्विड को मैंने फ्रीज में रख दिया, फ्रीजिंग हो गई, किसमें चेंज हो गया, आइस में। ठीक है, सो इजी है ये कन्वर्जन। तो सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। और लिक्विड को आप फ्रीज कर देते हो तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं, और क्या मिल जाता है हमें उससे, सॉलिड। लिक्विड को हीट करते हैं तो बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं, एंड गैस को अगेन लिक्विड में हम कंडेंस कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस कंडेंसेशन। नाउ दिस थिंग अगेन आपने करी हुई है 9th क्लास में, क्या है, हम गैस को बच्चे डायरेक्टली किस में चेंज कर रहे हैं, सॉलिड में। लिक्विड में नहीं जा रहा है वो, डायरेक्टली गैस किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन। कुछ बुक्स में, कुछ रिफ्रेशर्स में आपको मिलेगी टर्म क्या, सब्लिमेशन। ओके, कुछ बुक्स में क्या होता है बच्चे, ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस दोनों को सब्लिमेशन बोल देते हैं, बट द करेक्ट वर्ड इज डिपोजिशन। ओके ओके, तो सॉलिड जब डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे आपने देखा है नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं ना, कपड़ों को रख देते हैं विंटर्स में हम, और उसमें एक व्हाइट कलर की बॉल डाल देते हैं। जब हम सर्दी वापस आती है, नहीं यार विंटर में रख देंगे तो पहनेंगे कब, विंटर में नहीं रखते, हाँ विंटर में समर के कपड़े रख देंगे, वो भी सही है, मैं गलत कभी होती नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर समर की बात करें, हमने विंटर के कपड़े रख दिए, अब विंटर आई तो हमने देखा वो बॉल जो है गायब हो गई, वो व्हाइट कलर की जो डाली थी कहाँ गई, वो गुम गई क्या, वो क्या हुआ उसका, सब्लाइम हो गई, वो सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया। और सब्लिमेशन प्रोसेस होने की वजह से वो सॉलिड किस में चेंज हो गया, गैस में। आती है ना, जिससे इंसेक्ट वगैरह ना लगे, हमारे कपड़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं। सिमिलरली आप पूजा करते हो, कैम्फर, कपूर सुना है आपने, यस, उसको हीट करते हैं, वो सीधे किस में चेंज होता है बच्चे, गैस में चेंज होता है, वहां भी कोई लिक्विड का फॉर्मेशन नहीं हो। क्लियर, ओके, तो ये क्लियर है सारे प्रोसेस। अब बात आती है मैटर की। अगेन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम एंड मास। मैटर डिवाइड होता है बच्चे दो में, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। दिस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज impure substance. Okay, so substance or matter divided into two, that is pure substance and impure substance. Okay, pure substance are made up of only one kind of, kind बोल लो, type बोल लो, one kind of particles. एक ही तरीके के पार्टिकल से बना हुआ है तो उसको क्या बोलोगे आप बच्चों, प्योर है वो, प्योर सब्सटेंस है ना। प्योर सब्सटेंस को दो में डिवाइड करेंगे बेटा फर्दर, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या हो गए, बेसिक फॉर्म हो गए, जो को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेट सपोज सोडियम मेटल, जिंक, और ले लो एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, कुछ भी ले लो, ऑल दीज आर एलिमेंट, जिनको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, दीज आर दी बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, एलिमेंट को भी देखो फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स पता है आपको, नॉन मेटल्स पता है, मेटेलॉइड्स क्या होता है, आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, बॉर्डर पे आते हैं वो, मेटल और नॉन मेटल के बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे आते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, ओके, बात आती है कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होता है, जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। क्या बोला मैंने, जब एलिमेंट कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन क्या है बेटा, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए इन अ फिक्स रेशियो
एंड दे फॉर्म H2O। H2O क्या है यहाँ पर? कंपाउंड। क्यों मैं बार बार फिक्स रेशियो बाय मास बोल रही हूँ? देखो बच्चे, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है। हाउ मेनी एटम्स आर देयर ऑफ हाइड्रोजन? 2, so the mass will be 2. ऑक्सीजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, या 16 यू बोल सकते हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, इट विल बी 1:8, यही होगा। तो वाटर जो है ऑलवेज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। ऐसा नहीं है मन किया तो हाइड्रोजन बोला आज भाई मैं ज्यादा जुड़ूंगा ऑक्सीजन में और मैं पानी बनाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमेशा एक फिक्स रेशियो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। तो कंपाउंड में बेसिकली हमने क्या देखा कि कंपाउंड जो है बेटा वो किसका बन रहा है? एलिमेंट्स का कंबाइन होके बन रहा है, और इसमें क्या होता है? इसमें फिक्स रेशियो होता है बाय मास का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब कंपाउंड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी, बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी है, क्या है? दैट properties of a compound are entirely different from the properties of its constituent element। देखो, अभी तुम जब मिक्सचर पढ़ोगे ना बेटा, इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, तो मिक्सचर और कंपाउंड एक सा लगेगा कि कुछ कंबाइन होके कंपाउंड बनता है और कुछ कंबाइन होके मिक्सचर बन रहा है, बट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बच्चे? कंपाउंड में एक तो फिक्स रेशियो बाय मास बोला मैंने, ठीक है, मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया वही बता रही हूँ, एकदम सिंपल बेसिक एग्जांपल से समझा रही हूँ बच्चे। हाइड्रोजन यू नो एक कंबस्टिबल एलिमेंट है ना। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन को सपोर्ट करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है बेटा? पानी, पानी पानी हो गया, ठीक है। तो ये H2O क्या काम आता है? आग बुझाने के काम आता है, इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। ये क्या हुआ? ये तो बल्कि दोनों क्या कर रहे थे? आग लगा रहे थे, और ये क्या कर रहा है? ये आग बुझा रहा है। दैट मीन्स properties of a compound are entirely different from the properties of its constituent एलिमेंट। जिससे बना है वो, उसकी प्रॉपर्टीज से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एकदम ऑपोजिट, एंटायरली डिफरेंट हो गई। आया समझ? ओके। दूसरी एक और चीज सुनो, कंपाउंड में मैं चाहूं कि मैं वाटर को तोड़ दूं, चलो आज पानी तोड़ते हैं, हाइड्रोजन तू ले जा, ऑक्सीजन मैं रख लूं, इज इट पॉसिबल? नो। दैट मीन्स हम कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। क्लियर है ये? एनी डाउट टिल हियर? ओके। तो ये हुई बात किसकी बच्चे? कंपाउंड की। कंपाउंड में देखो क्या है, वाटर में वाटर ही होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, कुछ और नहीं है। ये प्योर सब्सटेंस है, इसीलिए हमें एलिमेंट और कंपाउंड को प्योर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर की। अच्छा, तुमने एक तो खाई होगी बीकाजी नमकीन, है ना। खाने की बात आ गई बीच में, अब यार पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत खाने की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। और एक खाते हो आप मिक्स नमकीन, क्या फर्क है? टेस्ट में फर्क है। अगर हम उनको देखें, अगर हम उनको देखें तो मिक्सचर में क्या है? अगर मिक्सचर नमकीन मैं एक शॉप से लाई आज, कल मैं दूसरी शॉप से लाई, क्या कॉम्पोजिशन फिक्स है वहां पर? जितने पीनट्स या जितनी कोई दाल डली है उसमें, या जो भी कंपोनेंट्स होते हैं एक मिक्सचर नमकीन में, ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, हम खाना नहीं बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो फिक्स थोड़ी होते हैं बेटा, अलग अलग शॉप पे अलग अलग होते हैं वो। किसी में मूंगफली ज़्यादा है, पीनट ज़्यादा है, किसी में क्या ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या है? मिक्सचर आया, मिक्स नमकीन सोच ली, मिक्सचर नमकीन सोच ली, दैट मीन्स कॉम्पोजिशन कैसी होती है वहां पे? वेरिएबल होती है, ठीक है, वेरिएबल होती है, वहां पे कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है, फिक्स प्रपोर्शन बाय मास नहीं है। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके।
तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चे? इम्प्योर सब्सटेंस होता है जो कि मिक्सचर होते हैं, जो कि प्योर नहीं होते, है ना। तो इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो दो में डिवाइड होता है बच्चे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अगर सेम फेज में है मिक्सचर, किसमें है बेटा? सेम फेज में। सेम फेज का मतलब हुआ कि दिखने में पूरे सेम है वो। क्या मतलब हुआ? पढ़ाते पढ़ाते थक गई मैंने बोला कि एक लेमन वाटर ला दो यार कोई। ठीक है, दो बच्चे या दो कोई जने गए, दौड़ के मेरे लिए अलग अलग बना के लाए। एक ने उसमें 2 टेबल स्पून शुगर डाली, एक ने 1 टेबल स्पून डाली, सॉल्ट डाला, लेमन डाला, दोनों ले आए। ठीक है, क्या दोनों लेमन वाटर ही है? यस, दोनों लेमन वाटर है। दोनों क्या है? मिक्सचर है। दोनों की कॉम्पोजिशन क्या है बच्चे? अलग है, लेकिन स्टिल वो क्या है? दोनों मिक्स। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो उस लेमन वाटर की, मैंने पहला सिप पिया और लास्ट सिप पिया, क्या टेस्ट सेम आएगा? ऑफ कोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेमन वाटर पूरा सेम है, थ्रू आउट सेम है, जैसा ऊपर था ग्लास में वैसा ही नीचे है। आप उसे डिफरेंस नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अरे यहाँ नींबू है, यहाँ नमक है, यहाँ चीनी है, वी कांट डिफरेंशिएट। ओके, तो वो कैसा है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ये देखो, मैं ऐसे बोलूंगी अरे इधर देखो नाइट्रोजन जा रही, ओहो इधर ऑक्सीजन जा रही, नहीं बोल सकती ना। एयर क्या है? यस, मिक्सचर है, सब जगह सेम है। हाँ, कहीं पे पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे, बट अगर मैं प्योर एयर की बात करूं बेटा, तो वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स विच आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एकदम सेम दिख रहे हैं, सेम फील हो रहा है, सेम टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और वी कैन कॉल देम व्हाट? सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं उनको बेटा? सॉल्यूशन। ठीक है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चे, इसका पता होना चाहिए आपको, अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और 2 मेटल्स, 2-3 मेटल्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर समझो मेरी बात बच्चों, जैसे हम बोल रहे हैं ब्रॉन्ज, ब्रास, ऑल दीज आर अलॉय। ये क्या है बेटा? जैसे सपोज कॉपर और जिंक से बने हुए हैं, तो अब वो बन गए, उसके बाद आप उसमें कॉपर और जिंक अलग अलग नहीं कर सकते हो, वो पूरा देखने में क्या है? सेम है। ठीक है, सो अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? ओके, अब बात आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो कि होमोजीनियस नहीं होते, मतलब क्या है इसका? जिनमें सेपरेट लेयर होती है, जो आप डिफरेंशिएट कर पाते हो। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। ऑल दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस, बट मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ बच्चों। हेट्रोजीनियस आर 2 टाइप्स, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। सी, जो सोल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, इतनी छोटी है कि हम नेकेड आइज से हम देख ही नहीं पा रहे पार्टिकल्स। ठीक है, कॉलॉइड में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होती है पार्टिकल साइज, और सस्पेंशन में क्या होती है? मोर देन 100 नैनोमीटर। अगर मैं आपको बोलूं, एक आपने मिक्सचर बनाया, सॉल्ट नहीं, सैंड ले लेते हैं, सैंड इन वाटर। जब आपने सैंड इन वाटर बनाया तो सैंड दिख रही है आपको अलग से? यस मैम, दिख रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की साइज क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो वो क्या बना रहा है बच्चे? सस्पेंशन। मैं सेपरेट भी कर सकती हूँ इनको, तो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है लेबोरेटरी में, उनसे मैं सेपरेट भी कर सकती हूँ। अगर मैं क्या डालू? स्टार्च इन वाटर, इसका बनाऊं तो क्या बनेगा? कॉलॉइड। थोड़ा थोड़ा दिखने में वो होमोजीनियस होता है, सोल्यूशन जैसा होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? वो कॉलॉइड होता है। ठीक है, और अगर मैं डालू सॉल्ट इन वाटर, तो वो क्या बनाएगा? सोल्यूशन। समझ आ रही है चीजें? फिर आपने पढ़ा टिंडल इफेक्ट, ये सब चीजें, बट हमारे सिलेबस में इतना डीप में नहीं है ये चीजें। अभी इतना पता होना चाहिए, मैटर आर ऑफ 2 टाइप, प्योर एंड इम्प्योर।
Pure are further divided into elements and compound, while impure divided into homogeneous and heterogeneous. Homogeneous are also known as solution, while heterogeneous are subdivided into two, that is, yes, colloid and second one is suspension. ठीक है, क्लियर है ये? ओके, ये देखो क्या है, दीज आर दी एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है. एटम क्या हो गए, कंबाइन हो गए, क्या बना लिया यहाँ पे, मॉलिक्यूल. ठीक है, सेम एलिमेंट के अगर हो गए तो ये क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं. अगर एक H और अगर एक O कंबाइन होगा तो, और एक और H आ गया तो इसने क्या बना लिया, H2O बना लिया कंपाउंड. ठीक है, तो ये नॉर्मली एक प्रेजेंटेशन मैंने दिया है, आपको बताया है कि कैसे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनते हैं. ठीक है, मिक्सचर सबको क्लियर है ना, कि कैसे ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में दो में डिवाइड होता है. होमोजीनियस को सॉल्यूशंस भी बोलते हैं बेटा, और हेट्रोजीनियस को हम क्या बोलते थे, हेट्रोजीनियस ही बोलते थे मैम. ओके बेटा, हेट्रोजीनियस फर्दर डिवाइड होता था टू में, किसमें, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन में. पार्टिकल्स की साइज बता दी मैंने. ठीक है, आप क्या सेपरेट कर सकते हो अब सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन को? यस मैम, कर सकते हैं, बहुत इजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके ओके, अब बात आती है मैटर्स की प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं. केमिस्ट्री में कभी भी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की, वो दो तरीके से पढ़ते हैं बेटा, दो वे हैं उनको समझने के. पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज which can be measured or observed without change the identity or composition. मतलब क्या है, उनकी कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर रहे हैं हम. ठीक है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी. लाइक अगर मैं बोलूं कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट पता करो, तो कैसे करोगे आप मेल्टिंग पॉइंट, आप वो टेम्परेचर देखोगे जिसमें आइस जो है मेल्ट हो रही है वाटर में, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है. यू विल नोटिस, यू विल नोट डाउन दैट टेम्परेचर, है ना, फॉर मेल्टिंग पॉइंट. बट बेटा वो फिजिकल स्टेट चेंज हुई है सिर्फ, क्या उसमें पानी का या वाटर का वो फॉर्मूला चेंज हुआ है क्या, वाटर का फॉर्मूला तो सेम ही है ना, H2O. यस, तो केमिकल कॉम्पोजिशन जब चेंज नहीं होती तो ऐसी प्रॉपर्टीज की जब स्टडी करते हैं तो उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उससे एक नया सब्सटेंस बना, केमिकल चेंज हुआ, तो उस टाइम पर जो प्रॉपर्टी की स्टडी है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे बात करी हमने एसिडिटी, बेसिसिटी, कोई भी सब्सटेंस है कितना एसिड है कितना बेसिक है, कैसे पता लगेगा, जब वो रिएक्शन करेगा बेटा. ठीक है, आ रही है बात समझ में. So we are dividing the properties of matter into two, physical properties and chemical properties. Physical properties are somewhat you can relate with physical change and chemical property you can relate with chemical change. Clear है ये? Okay. अब physical properties जो होती हैं बेटा, कुछ बेस physical properties हैं, यहाँ पे मैंने given है, देखो, length, mass, time, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. तो इनकी मैंने आपको क्या प्रोवाइड करी है, इनके सिंबल्स, इन क्वांटिटी को मेजर करने के, इनकी एसआई यूनिट. यू नो व्हाट इज एसआई यूनिट? यस, एसआई यूनिट होती है जो कि वर्ल्ड वाइड चलती है. ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है बच्चे ये. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन किया मैंने मीटर में मेजर कर ली कोई चीज, कल मैंने किलोमीटर में कर ली. ठीक है, कर सकती हूं मैं, लेकिन मेरे को जब भी एक प्लेटफॉर्म पे उस चीज को एक्सप्लेन करना है टू सेवरल पीपल, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं एक पर्टिकुलर यूनिट में ही बात करूंगी. दैट विल बी द एसआई यूनिट. ओके, विच इज इजीली अंडरस्टेबल बाय द एवरीवन. ओके ओके, सो दिस इज एसआई यूनिट एंड दीज आर द सिंबल फॉर डिफरेंट एसआई यूनिट. इसको एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो.
ओके, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो क्या है बेटा? मीटर, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय केजी। टाइम मेजर्ड इन सेकेंड, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, represented by capital A. Temperature, Kelvin is the SI unit, represented by capital K. Amount of substance, mole, very important, measured in mole, represented by MOL, symbol is MOL. Luminous intensity हमारे केमिस्ट्री में जनरली नहीं काम आती है बच्चे, ये फिजिक्स में काम आती है, और इसकी SI यूनिट होती है कैंडेला, CD, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक यूनिट। अब इससे हम क्या करते हैं बेटा? जो भी डिफरेंट कंपोनेंट है, या आप बोलो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, डेराइव्ड क्वांटिटीज है, उनके यूनिट निकाले जाए। सपोज डेंसिटी है, डेंसिटी बेस नहीं है बच्चे, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, अभी हम करेंगे भी थोड़ी देर में। तो मैंने मास की मुझे पता है, वॉल्यूम की पता हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम किया मैंने और उसकी यूनिट निकल जाएगी। दीज आर दी बेस यूनिट्स, बेस फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट्स गिवन है। क्लियर है सबको? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास एंड वेट की। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारी बुक में हमें समझाई गई है, क्योंकि ये आगे काम आती है बेटा, ठीक है। तो मास और वेट की बात करते हैं, तो हमें अब तक मतलब हमें ऐसा लगता है जनरल अगर टर्म्स में बात करें तो मास और वेट तो मैम एक ही होता है ना। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है बच्चे? मास होता है किसी भी चीज का कितना अमाउंट है, ठीक है। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, गेटिंग माय पॉइंट। वाइल वेट क्या है कि उस ऑब्जेक्ट पे, जिस भी सब्सटेंस की बात करी जा रही है, उस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज द वेट। आप ये पढ़ते हो फिजिक्स में भी, ग्रेविटेशन में पढ़ते हो और भी चीजों में पढ़ते हो, फिजिक्स में टॉपिक्स आएगा ये, तो वहां आप देखते हो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। व्हाई? बिकॉज वेट क्या है बेटा? एक फोर्स है जो ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है हम पे, ठीक है, हम पे या कोई भी ऑब्जेक्ट पे। तो मेरा अगर मास और वेट देखा जाए तो डिफरेंट आता है। अगर मैं डिफरेंट प्लेनेट पे जाऊंगी तो मेरा क्या चेंज हो जाएगा बताओ? यस, वेट चेंज हो जाएगा ना मेरा, क्योंकि ग्रेविटी अलग अलग होती है। अब ज्यादा हम फिजिक्स में घुसेंगे नहीं, हम केमिस्ट्री पढ़ ले पहले, ठीक है। अगर हम बात करें जनरली जो मास जो है वो कैसे मेजर किया जाता है? एनालिटिकल बैलेंस से। हमारे सिलेबस में नहीं है कि इसको कैसे मेजर करते हैं, सिर्फ मुझे पिक्चर अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये एनालिटिकल बैलेंस से वी कैन मेजर द मास। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज द वॉल्यूम। जैसे हम बोल रहे थे कि गैस को किसी में भी जाके आप रिलीज कर दो, गैस पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या मतलब हुआ? सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, दैट इज द वॉल्यूम ओनली, ठीक है। वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या है बेटा? मीटर क्यूब। हम केमिस्ट्री में डिफरेंट वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस या फ्लास्क भी बोल सकते हैं, हम यूज लेते हैं। जैसे एक होती है ब्यूरिट। मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बता रही हूँ बच्चे, ये आप सब लैब में देखोगे। 11th-12th में आपको लैब में जाना होता है, प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। दिस इज पिपेट, दिस इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ओके। सो ऑल दीज आर वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस। इधर देखो एक डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस क्या, एक नोट है आपके लिए। क्या नोट है बच्चे? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। ये इंटर कन्वर्जन काम आता है जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे नो डाउट, पढ़ोगे केमिस्ट्री तो आएंगे ना न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में बेटा ये इंटर कन्वर्जन काम आएंगे। क्या करोगे अब से आप लोग, एक पेज अपने केमिस्ट्री का, आइदर लास्ट पेज और फर्स्ट पेज, लास्ट पेज भी सही रहेगा, आप ये इंटर कन्वर्जन लिख सकते हो। आप जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे फॉर्मूलेज आएंगे, उनको पीछे नोट डाउन करते जाओ। फॉर्मूले की एक अलग पेज बना लो, यूनिट्स की एक अलग पेज बना लो, है ना।
तो आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे इन सब चीजों से। बेसिक चीजें हैं बट जरूरी चीजें, ठीक है। ओके, इफ आई वांट टू चेंज सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेसीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम? मीटर क्यूब। क्लियर? जनरल हम जो यूज लेते हैं वो लीटर होता है, हाँ, लेकिन एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है बेटा डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि कितना अमाउंट मास का पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है। मैं बोल रही हूँ ये तो हाईली डेंस चीज है। हाईली डेंस चीज मतलब उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम, उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास है। अगर मैं बात करूं हनी, ठीक है, एक हनी की बात करी और एक इंक है, कौन सा ज्यादा डेंस है? ऑफ कोर्स हनी। क्यों? हनी में क्या है? पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं बेटा। अगर मैं बात करूं ये पेन और इंक, किसके पार्टिकल्स पास पास हैं? इसके हैं, क्योंकि ये हाईली डेंस है, ठीक है। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इसके पार्टिकल ज्यादा हैं, इसलिए ये हाईली डेंस है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स कितना मास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, दैट विल बी द डेंसिटी। अब मुझे इसकी एसआई यूनिट निकालनी है। आपको पता है मास की किलोग्राम में ले ली हमने, ठीक है, और वॉल्यूम की क्या होती है, अभी अभी पढ़ी थी बच्चों, मीटर क्यूब। तो क्या हो गई इसकी डेंसिटी की यूनिट? यस, ये रही, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? ओके, तो द नेक्स्ट टर्म इज टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है? हाँ, वही होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर होता है बेटा कि कितनी एक सब्सटेंस में कितनी हीट प्रेजेंट है, ठीक है, कितना टेम्परेचर उसका ज्यादा है, कितना कम है, ठीक है। तो अब बात करी जाती है मैम ये ज्यादा कम हम मेजर करते हैं, जैसे हमें फीवर हो गया तो हम टेम्परेचर देखते हैं, बट इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है बेटा। वो 3 डिफरेंट यूनिट्स क्या हैं जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम आती हैं? डिफरेंट स्केल्स क्या हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, 3 है, ठीक है। इनका इंटर कन्वर्जन हो जाता है बाय दिस फॉर्मूला। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है टेम्परेचर, यू कैन चेंज इनटू फ़ारेनहाइट। अगर आपको केल्विन में दे रखा है तो आप डिग्री सेल्सियस में कर लो, ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूलेज आप लिख सकते हो बेटा, स्पेशली दिस वन काम आएगा आपके आगे। तो ये बेसिक चीजें होंगी, जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मे भी हो सकता है बेसिक ना आए उस टाइम आपको, तो अभी से ही आप लोग इसको नोट डाउन करना शुरू करो, ठीक है। तो केल्विन को अगर आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, लेट सपोज 373 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में, तो फॉर्मूला क्या है, ये है बेटा। अब डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273.15। ये 273.15 को हम राउंड ऑफ करके 273 भी ले लेते हैं जनरली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 373 माइनस 273, दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आपको आना चाहिए। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब एसआई यूनिट टेम्परेचर की अभी देखी थी, अभी अभी देखी है, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो क्या थी, केल्विन, ठीक है। तो सेल्सियस में ज्यादातर बात करी जाती है, लेकिन केल्विन क्या है उसकी एसआई यूनिट है। डे टू डे लाइफ में सेल्सियस की बात करी जाती है। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे हम कि कैसे हमें एक्सप्रेस करने हैं डिफरेंट चीजें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर वे में, कि हम उसको इजीली समझ सकें चीजों को। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो इधर
ये एक आंसर आया मेरे क्वेश्चन का 342.505। मैं इसको अगर साइंटिफिकली लिखना चाहूंगी बेटा, प्रॉपरली लिखना चाहूंगी, तो मैं क्या करूंगी, इसको 3.42505 इंटू 10⁻²। कैसे आया ये आंसर? मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज याद रखनी है बस बच्चे, जब भी पॉइंट आपका राइट में शिफ्ट होगा तो साइन किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, जब भी पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो पॉइंट किसका आएगा? प्लस का। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, मुझे 10 की पावर में करना है, मतलब मुझे इस फॉर्म में करना है। देखो, अगर हम नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है बच्चे, n इंटू 10 की पावर n। ठीक है, अब जैसे सपोज मैंने एक ले लिया 0.00000 बन गया हीरो, बस। ठीक है, अब मुझे इसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। एक और डिजिट ले लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं कैसे लिखूंगी? देखो बच्चे, पॉइंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी। राइट में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है? यस, पावर माइनस में आ जाती है। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने लिख दिया 2.4 इंटू 10⁻⁻10। अगर 10 टाइम शिफ्ट किया है, हो सकता है 9 टाइम किया हो तो 9 लिख दोगे आप, 11 टाइम्स करेंगे तो 11 लिख दोगे। सिंपल है। तो आप क्या करोगे, हमेशा याद रखो, जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसमें आप राइट में जब शिफ्ट करोगे तो माइनस में आएगी पावर, लेफ्ट में जब शिफ्ट करोगे तो प्लस में आएगी। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना आना चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल्स, इट इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करते, कैसे करते हैं। अब लग रहा है मैम हम मैथ्स पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये सब बहुत बहुत बेसिक चीज है बच्चों, लेकिन सबको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाएगा, इजी है सब कुछ। तो कैसे करते हैं, देखो हम एडिशन देखेंगे। सबसे पहले हमने एक सिंपल सा यहाँ एग्जाम्पल लिया है, देखो ये रहा। मुझे इन दोनों को ऐड करना है। क्या है? 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस 8.95 इंटू 10⁻3। ये है तो फॉर्मेट में साइंटिफिक नोटेशन के, है ना, n की पावर n, स्मॉल n, उसी फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ 10 की पावर 4 है या 10 की पावर 3 है। मुझे सबसे पहले क्या काम करना होगा, पावर को सेम कर देना होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 6.65 इंटू 10⁻⁴ को तो एज इट इज लिखा। इसका पॉइंट अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगी, याद रखो लेफ्ट की तरफ, तो प्लस में पावर आएगी। अभी कितनी पावर है? 3 है। क्या हो जाएगी बेटा ये? 0.895 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन है। तो मैंने क्या किया, 6.65 प्लस 0.895 और यहां लिख दिया 10 की पावर 4। ये जो माइनस है इसकी जगह प्लस कर लो। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, आ गया मेरा आंसर 7.545 इंटू 10⁻⁻। समझ में आया? तो हमने बेसिकली क्या किया, जब हम ऐड कर रहे थे इन टर्म्स को, पहले उनकी पावर को हमने क्या किया बेटा, सेम किया, फिर उसको कॉमन लिया और दोनों नंबर्स को, जो ये n ये है ना, इन दोनों नंबर्स को, इस n को हमने क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया। क्लियर? ओके। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन भी कर देते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में भी वही कॉमन लेंगे बेटा। पहले उसको हम क्या करेंगे, एक कॉमन पावर में कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम उसको
माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2.5 इंटू 10⁻⁻² माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पे पावर क्या है, -2 और यहाँ क्या है, -3। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इसको -3 बना सकती हूँ या इसको मैं -2 बना सकती हूँ। माइनस के लिए मुझे किधर मूव करना पड़ता है बेटा, यस राइट में। तो मैं इसको क्या कर दूं, राइट में कर दूं, राइट में करते हैं ना माइनस के लिए, नहीं किधर करते हैं, लेफ्ट में करते हैं। चलो ठीक है, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको मैं 2 बनाना चाह रही हूँ। मैं दोनों तरीके बताऊंगी, परेशान मत होना। इसको मुझे 2 बनाना है, मतलब मुझे 3 को 2 बनाना है, कम करना है, मतलब मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना है। पॉजिटिव की तरफ जाना है तो मतलब लेफ्ट की तरफ जाना है। तो मैंने कर दिया 0.48 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब लगा मैम आपने यही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व था इसलिए? नहीं बेटा, हम दूसरा भी तरीका कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इसको चेंज कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 25 इंटू 10⁻⁻3। आंसर सेम आएगा दोनों में, परेशान होने की जरूरत। ठीक है, तो अभी हम कोई एक करेंगे, ऐसा नहीं दोनों ही कर लो तो फिर ऐसे आंसर नहीं आएगा बेटा, है ना। किसी एक को चेंज करना है, तो हमने अगर उसको चेंज कर लिया इस फॉर्मेट में, अब हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले ली पावर 10⁻²। ठीक है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया क्या, 2.5 माइनस 0.48। इसको माइनस किया, ये हो जाएगा 2.50 हो गया एक तरीके से, 48.02 बचा, 2.02 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही हमको क्या करना है, पावर को कॉमन लिया बेटा, पहले पावर कॉमन बनाई, कॉमन लिया, जो भी आपका n है, कैपिटल N इंटीजर जो भी है उसको आप ऐड कर दोगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है, ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हो बेटा आप लोग। क्यों नोट कर सकते हो, कि अभी तो इजी लग रहा है, एक बार प्रैक्टिस के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे अरे यार कैसे करना था, तो यू कैन नोट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा ऑपरेशन अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बेटा। देखो ये है, इन टर्म्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है। आप बिना इनको इस मेथड से करे बिना भी कर सकते हो बच्चे सॉल्व। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, जो पावर होती है ना उनको ऐड कर देते हैं। दोनों का बेस सेम है, बेस का मतलब होता है ये जो लिखा होता है ना। तो दोनों 10 की पावर ही है, तो दोनों की पावर को आप ऐड कर दोगे। ये कर दिया, 10 की पावर 5 + 8। ये समझ में आया? ठीक है मैम, ये 5.6 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 6.9 से। ठीक है, ये कर दिया 5.6 मल्टीप्लाई बाय 6.9 इंटू 10⁻30। हमारा आंसर आ गया इजीली। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, वैसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट वहां पर मुझे लगता है कि मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे अगर डिवीजन करना है, एक और एग्जांपल है, आप घर पे ट्राई कर सकते हो आराम से बैठ के। क्या है, ये -2 है, -6 है, पावर आपने ऐड करी बेटा, तो ये -2 और -6 को ऐड किया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों की पावर ऐड हुई, साइन आएगा माइनस का, लेकिन नंबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। नोट डाउन कर लिया बेटा, ये प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप। ठीक है, अब बात आती है डिवीजन की। देखो डिवीजन में क्या करते हैं हम, डिवीजन में बेटा जो पावर होती है उनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसे क्या था, 2.7 इंटू 10⁻³ अपॉन
5.5 इंटू 10⁻⁴। इसको एज इट इज रहने दो, ये लिख दिया हमने मैम, ठीक है। ये पावर जो है, ये जो कंपोनेंट है ना बेटा पूरा, ये ऊपर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, ठीक है। ऊपर से अगर कोई कंपोनेंट नीचे आएगा देन ऑल्सो साइन चेंज होता है। आ रही है बात समझ में? ऊपर से नीचे ट्रेवल करे, नीचे से ऊपर, हमेशा पावर जो होती है वो ऑपोजिट साइन में हो जाती है। आ रही है बात समझ? कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये क्या हो गया, इनटू 10⁻⁻3, ये आया 10⁻⁻4, ठीक है। अब ये क्या कर दिया हमने, ये वही मल्टीप्लीकेशन ही हो गया ना। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, पावर एड ऑन हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ प्लस -4, और ये क्या होगा, -7, 10⁻⁻7 हो जाएगा। अब इसको जब आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 0.4909 इंटू 10⁻⁻7। इसको क्या करोगे, सिग्निफिकेंट नंबर अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें चेंज करने के लिए, एक प्रॉपर नोटेशन में देने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट को एक शिफ्ट कर देंगे राइट में। जैसे ही हम पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं क्या होता है, माइनस में पावर इंक्रीज हो जाती है। तो इट विल बी 4.909 इंटू 10⁻⁻8। आया समझ? तो कैसे हम एडिशन कर रहे हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एंड डिवीजन कर रहे हैं। क्लियर है ना? ये एडिशन में सिंपल हम क्या कर रहे हैं, पावर चेंज करी और एड ऑन कर दिया, ठीक है। और सेम विथ सब्ट्रैक्शन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज डिवीजन। एक एक क्वेश्चन क्या करोगे, चाहे यही क्वेश्चन लिख लो, इसको सॉल्व करके मत लिखो, अपने पास आंसर लिख लो दूसरे पेज पे और अपने आप सॉल्व करो बेटा। एक बार सॉल्व करोगे, जैसे प्लस माइनस आपने बचपन में एक बार सीखे और फिर आ गए ना, आपको लाइफ टाइम बार बार रिवाइज थोड़ी करते हो उसको, ऐसे ही ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जो मैम इतनी देर से बोल रही है सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नोटेशन, उसको पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे हम, सिग्निफिकेंट नोटेशन। बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा हल्का सा बोरिंग, लेकिन बहुत छोटे फॉर्म में मैंने समझाया है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझाई है, जिससे कि कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और इस पे हाँ, आपके स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें, है ना, तो इसको करना जरूर है। सिग्निफिकेंट नोटेशन को, नोटेशन में चेंज करने के लिए किसी भी नंबर के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। व्हाट आर दीज रूल्स? फर्स्ट वन इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, वो सब क्या होती है बेटा, सिग्निफिकेंट। जैसे अगर मैं 214 एक नंबर है, वो क्या है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने होंगे, 3, क्योंकि 2 भी जीरो नहीं है, 1 भी जीरो नहीं है, 4 भी जीरो नहीं है, मतलब मैं क्या समझाऊं इसमें, ठीक है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो बच्चे, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये देखो, ये 2 है, 2 से पहले, प्रीसीड मतलब होता है पहले बच्चे, ठीक है। 2 से पहले जो जीरो आ रहा है, 2 इज द सिग्निफिकेंट फिगर, उससे पहले जो जीरो आ रहा है दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर मैं बात करूं 0.02, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 है ओनली, कौन सा, 2, ठीक है। सबसे पहले बोला जो भी नंबर बिना जीरो के होगा, नॉर्मल नंबर है, जीरो नहीं है, ऑल आर इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट हमने बोला कि कोई भी नंबर से पहले जीरो आ रहा है अगर, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट में। अगर कोई सिग्निफिकेंट नंबर के बाद आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आ रहा है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो बहुत अच्छे से आएगा तुम्हें, मैं बता दूं। अगर 1000 रुपीज है तो ऐसा तो नहीं है जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपी हो जाएंगे। पर अगर मैंने लिखा इतने 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 रुपीज हैं, तो आप 1 रुपी बोलोगे ना, इसकी वैल्यू होती है क्या, नहीं होती ना बेटा। तो क्या बोला है यहाँ पे, जैसे ये है 4.005, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3 एंड 4। तो
So zeros between two non-zero digits are significant. ठीक है, zeros at the end or right of a number are significant. ये देखो 7.00 has 3 significant. पॉइंट के बाद अगर जीरो आया है, लेकिन पॉइंट के बाद कब आया है, देखो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, मैं बता देती हूँ इधर देखो. अगर सपोज लिखा है 5.06 और 0.06 और लिखा है 7.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3. वेरी गुड, है ना, क्योंकि ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और इसके बीच में जो जीरो होगा वो इंक्लूड होगा. ठीक है, इसमें देखो, इसमें ओनली एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट से पहले जब जीरो आता है वो इंक्लूड नहीं होता. ये क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद अगर जीरो आएंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन significant figure. So how many significant figures are there? 3. ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया? ओके. एग्जैक्ट नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. क्या मतलब है? अगर मैंने बोला मेरे पास 5 पेन है, 50 कॉपीज है, कुछ भी है, तो उसके आगे मैं कितने भी जीरो लगा दूं, पॉइंट के बाद कितने भी लगा सकती हूँ, मेरी जितनी मर्जी होगी. आपका मन किया आपने 4 जीरो लगा दिए. जैसे ये सपोज मेरे पास 7 पेन्स थे, मैंने इसको ऐसे लिखा, हाउ मेनी फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3. आपने लिखा इतने हैं. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2. किसी ने कहा इतने हैं. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो एक जो एग्जैक्ट नंबर होता है किसी भी चीज का, उसमें इनफाइनाइट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर होते. ठीक है, तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जो होते हैं नोटेशंस के. पहला, सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है. ठीक है, नॉन जीरो से पहले अगर जीरो आ रहा है, नॉन जीरो से पहले अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता. नॉन जीरो नंबर के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा. ठीक है, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में कोई जीरो आएगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर. सो दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर. अब दो टर्म यूज होती है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. क्या होता है बच्चे, अब ये समझो, दोनों लगते सेम से हैं, है ना, लेकिन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. लिटिल. ठीक है, क्या डिफरेंस है बच्चे? प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस. जो हमने वैल्यूज फाइंड करी किसी भी क्वेश्चन में, उनमें अलग अलग बच्चों ने अलग अलग करी वैल्यूज, उनमें कितनी वैल्यूज में क्लोजनेस है, दैट इज द प्रिसीजन. ठीक है, और वो कितना एग्जैक्ट वैल्यू के पास हमारा आंसर आया. लेट सपोज मैंने कुछ भी आपको फाइंड करने को दिया और मेरे को पता है कि उसका आंसर स्टैंडर्ड 5 है ना, तो आपका आंसर आया 4.99, दैट विल बी द एक्यूरेट आंसर. मतलब कितनी एक्यूरेसी है उसकी, एक्यूरेट तो 5 हो गया बेटा, लेकिन वो फिर भी उसके नजदीक है, पास में है. ठीक है, एक मैं आपको एक सिंपल से एक पिक्चर दिखाती हूँ, रुको. ये देखो, अगर हमारा टारगेट क्या है, ये येलो वाला टारगेट है बेटा. ठीक है, अगर हमारे एरोज जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, तो ये कैसे हैं, एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं. ये देखो, अगर इस बाउंड्री लाइन पे आ रहे हैं तो एक्यूरेट भी है क्योंकि आंसर तो मैच हो रहा है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि वो दूर दूर है. आ रही बात समझ में? आंसर में बहुत डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, यहाँ देखो, ये तो भैया कहीं और ही चले गए, जाना कहीं और था इनको, तो ये ना तो एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज है बच्चे. क्यों? क्योंकि सबके आंसर, सबने चिटिंग करी थी, सबके आंसर थे तो गलत बट एक से ही थे, है ना. और ये क्या है, नॉट एक्यूरेट. एक्यूरेट तो है ही नहीं, ऑफ कोर्स येलो सर्कल में नहीं आ रहे, और प्रिसाइज भी नहीं है. प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि सारी वैल्यूज सबकी जो भी निकाली वो बहुत दूर दूर आ रही है, क्लोजनेस नहीं है इसमें. ठीक है, ये डायग्राम समझ आया आपको? ओके, तो अब हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल समझेंगे जो एनसीईआरटी का है. वाई आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनसीईआरटी, जिससे कि आपको बेटा एनसीईआरटी थोड़ी फ्रेंडली लगे, आपको समझ में आए. ठीक है,
जब आप सेम एग्जाम्पल बुक में पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये मैम ने समझाया था, ये ऐसे ही था। ठीक है, इसीलिए मैं पर्टिकुलर वो एग्जाम्पल लेती हूँ। ओके, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया सॉरी, एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में मैंने पहले 3 ग्रुप बना दिए स्टूडेंट्स के, ए बी एंड सी, और उनको कहा कि वैल्यू मेजर करो। जो पहला एक्सपेरिमेंट किया तो तीनों ग्रुप के आंसर ये आए, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो आंसर ये आए। ठीक है, अब इसकी स्टडी करेंगे, कैसे करते हैं देखो बच्चे। जो स्टूडेंट ए है उसका आंसर आया 1.95 पहले एक्सपेरिमेंट में और 1.93। क्या ये पास पास है? यस मैम ये पास है। मुझे पता है, ये मैं एज अ टीचर मुझे आंसर पता है कि आंसर क्या है, 2 आना चाहिए, 2 ग्राम। ठीक है, तो क्या हुआ, 1.95 और 93 है तो पास पास, क्लोजनेस तो बहुत है, लेकिन मेरे आंसर से थोड़ी दूर है, दैट मींस प्रिसाइज है, एक्यूरेट। स्टूडेंट बी की जो 2 रीडिंग आई वो ये थी, बहुत दूर है, 1.94 एंड 2.05। ठीक है, क्लोजनेस नहीं है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले केस में आए 2.01 एंड 1.99, बहुत क्लोज भी है, एज वेल एज जो मेरा आंसर है उसके बहुत पास है, एक्यूरेट से है, क्योंकि जब इनका एवरेज लिया तो वो ये क्या आया, 2, विच इज द एग्जैक्ट आंसर। आई बात समझ? प्रिसाइज और एक्यूरेट में डिफरेंस समझ आया आप लोगों को? ओके, तो प्रिसाइज हम लेंगे क्लोजनेस से और एक्यूरेसी लेंगे कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके कितना ज्यादा नजदीक आंसर आ सकता है, पॉसिबल कितना है, दैट इज द एक्यूरेट। क्लियर है बच्चों? ये डायग्राम आप दिमाग में ला सकते हो, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो आज हमने इतने टॉपिक्स करे बच्चे, सारे के सारे एकदम बेसिक थे, बट समझना उनको जरूरी था। ठीक है, तो आप इनको एक बार बुक से भी देख लेना, कोई चीज ऐसी लगे कि आपको नहीं समझ आ रही है तो आप फिर से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगी। कुछ नोटेशंस है उनको सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट क्लास में हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, चैप्टर तो वैसे पूरा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम समझेंगे विद प्रैक्टिस ऑफ सम क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो चाहे, बट अच्छे से पढ़ो। ठीक है, परेशान मत होना, इधर उधर डाइवर्ट मत होना, ये बुक उठाई वो बुक उठाई, डोंट डू लाइक दिस। ठीक है, तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो मजा आएगा 11th पढ़ने में और फिर 12th में चले जाओगे। ठीक है, ओके।